वेलकम टू केमोलिक एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन, ठीक है, गेट एग्जाम से रिलेटेड। और एज यूजुअल जो हमारा सीक्वेंस होगा वही होगा, 2020 के पहले, फिर 2019, फिर देन 2018, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, वैसे तो 2018 तक ही बन पाएंगे शायद इस वीडियो में, तो 2020 का पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये गेट का 24 नंबर क्वेश्चन है गेट पेपर का, ठीक है, 2020 का। तो क्वेश्चन है जो आया है, फॉर एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन द प्लॉट ऑफ इनवर्स ऑफ द इनिशियल रेट अगेंस्ट इनवर्स ऑफ इनिशियल सबस्ट्रेट। ठीक है, तो ये प्लॉट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द प्लॉट ऑफ इनवर्स ऑफ इनिशियल रेट versus inverse of substrate, ठीक है, एंड कंसंट्रेशन इज लीनियर। और जो ये ग्राफ है इनका जो है वो लीनियर है विद स्लोप 0.16, ठीक है, जो स्लोप है वो है 0.16 एंड इंटरसेप्ट जो है, इंटरसेप्ट वो है 2.12 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। और द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ माइकलिस कांस्टेंट, माइकलिस कांस्टेंट की हमसे वैल्यू पूछी हुई है। तो सबसे पहले तो इस ग्राफ को देखो कि हमें ग्राफ जो दिया गया है वो किसके किसके बीच में दिया हुआ है। अरे यार, ये तो हम कैटलिस्ट टॉपिक में पढ़ते हैं, लाइन वीवर पर प्लॉट, ठीक है, पढ़ते हो ना, केस फर्स्ट, लाइन वीवर बल्क प्लॉट, ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ते हैं। तो ये ग्राफ उनके बीच में, तो जो कैटलिस्ट में हम रेट निकालते हैं वो क्या होती है, K2E0S अपॉन Km प्लस S, ये होती है, ठीक है। इसका पूरा डेरिवेशन होता है, जो हम एक्चुअल जो रेट होती है वो हम अलग अलग चीज़ों के लिए याद रखते हैं, ठीक है। वैसे इनका सब कुछ डेरिवेशन होता है जो हम चैप्टर में पढ़ते हैं। तो ये होती है रेट, और K2E जो होता है इसमें R मैक्स होता है, ठीक है। खैर अभी तो हमें सिर्फ सबस्ट्रेट निकालना है, तो क्या हम यहाँ से 1/R को Km प्लस S अपॉन K2E और S लिख सकते हैं क्या, K2E0 अपॉन S, ठीक है। अगेन जो हमें ग्राफ बनाना है वो बनाना है 1/R, तो यहाँ से 1/R जो हो जाएगा उसे हम Km अपॉन K2E0, ठीक है, एंड प्लस 1 अपॉन K2E0 लिख सकते हैं क्या, ठीक है, ये सही है। 1 अपॉन Km अपॉन E0 S यहाँ आएगा, ठीक है। ये होगी, ये इक्वेशन बन रही है। तो ये इक्वेशन, ये तो हो गया y अपना, ठीक है, ये हो गया x, ये हो गई स्लोप m, ठीक है, एंड ये हो गया अपना इंटरसेप्ट, ठीक है। और K2E को हम R max भी लिखते हैं, ये आप लोग जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्लोप है, सबसे पहले तो इंटरसेप्ट क्या है, 1 अपॉन K2E0, जो कि हमें दे रखी है स्लोप 0.16, दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है, हाँ दे रहा है। एंड हमें इंटरसेप्ट जो दे रखा है, सॉरी स्लोप 0.16 नहीं है, इंटरसेप्ट है ये 1 अपॉन K2, ये जो C है वो इंटरसेप्ट है जो है 2.12 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। एंड हमें स्लोप यानी कि Km अपॉन K2E0 जो दे रखा है वो दे रखी है 0.16 S, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है Km, हमसे पूछा हुआ है, यानी कि
ये वैल्यू हमें दे रखी है और ये हमसे पूछी है, तो 1/K2E, तो Km 0.16 इंटू K2E नॉट, ये हो जाएगा। एंड 1/K2E हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो 0.16 इंटू 1/K2E दे रखा है, तो K2E क्या हो जाएगा 1/2.12, ठीक है। और यहाँ से हमें Km की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी, ठीक है। तो कैलकुलेट क्या करना है हमें, 0.16 कहाँ गया, सॉरी हाँ 0.16/2.12, ठीक है। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी हमारी, तो ये हो गया 4 4 जा एंड ये 4 5 जा एंड 4 3 जा, एंड देन अगर मैं 0 लगाऊं तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, एक और 0 लगाऊं तो 0.0, एंड ये लगभग होगा 7 टाइम्स, ठीक है, 371 समथिंग आएगा, एंड 0.07 to 0.008, यही आंसर, ठीक है। तो यानी कि जब हम ये वैल्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जो आंसर आएगा हमारा 0.07 to 0.08, ठीक है, इसके बीच में हमारा आंसर होगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। और यार लाइन वीवर बल्क प्लॉट तो अगर आप नेट की प्रैक्टिस करते, मतलब नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके गए होंगे, तो हर साल नेट में CSR नेट में लाइन वीवर बल्क प्लॉट से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। इस बार गेट ने भी पूछ लिया। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, जो कि आया है फ्लोरोसेंस से, ठीक है। फोटोफिजिकल प्रोसेस हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन है फ्लोरोसेंस क्वांटम यील्ड एंड फ्लोरोसेंस लाइफ टाइम ऑफ अ मॉलिक्यूल आर 0.4 एंड 5 इंटू 10⁻⁹। तो यानी कि क्वांटम, यानी कि QF जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 0.4, ठीक है। एंड लाइफ टाइम हमें दे रखी है 5 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड, एंड डीके कांस्टेंट जो हम KF लिखते हैं वो दे रखा है y इंटू 10⁻7 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो हमसे ये y की वैल्यू पूछी गई है। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक सो किसी को भी कोई भी दिक्कत आई हुई होगी, ठीक है। क्वांटम फील्ड, हाँ, क्वांटम यील्ड ऑफ फ्लोरोसेंस जो होती है वो होती है डीके कांस्टेंट इनटू टाइम पीरियड ऑफ फ्लोरोसेंस। ये वैल्यू हमें दे रखी है जो कि है 0.4, कैफ हमें निकालना है इनटू TF जो दे रखी हो 10⁻⁹ सेकेंड। तो ये KF वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 0.4/5 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁹/5, ठीक है, 40 इंटू 10⁻⁷/5, ठीक है। ये 5 8 जा, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड इनवर्स। तो जो y की वैल्यू है वो है 8, फिक्स वैल्यू है, ठीक है। थोड़ा भी पॉइंट का इधर उधर फर्क नहीं है, फिक्स वैल्यू है 8 और 8 ही आंसर है हमारा, ठीक है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, यानी कि 2020 में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं हमारे 2019 के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आया हुआ है पैरेलल इररिवर्सिबल रिएक्शन से, ठीक है। तो क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग टू पैरेलल इररिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट टेम्परेचर T, ठीक है। और पैरेलल रिएक्शन जो हमें दे रखी है वो जैसी देते हैं वैसे ही दे रखी है, ठीक है, K1 एंड K2। नेक्स्ट K1 और K2 की हमें वैल्यूज दे रखी है और टेम्परेचर T पे, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू दे रखी है और प्रोडक्ट R की कंसंट्रेशन हमसे 10 मिनट बाद पूछी है कि R कितना होगा 10 मिनट्स के बाद। तो वैसे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अभी अप्लाई कर सकते हैं जो होता है K2 इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन K2 प्लस K1 ब्रैकेट में 1 माइनस e⁻⁻K1 प्लस K2 इंटू T, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है कंसंट्रेशन का है, ठीक है, R की कंसंट्रेशन,
ये या तो डायरेक्ट याद होना चाहिए या डेराइव करने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। और डेरिवेशन भी कोई खास लंबा चौड़ा नहीं, काफ़ी छोटा सा डेरिवेशन है, ठीक है। सबसे पहले तो डेरिवेशन भी मैं यहाँ से फास्ट करके बता देता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में खुद ही बोल रखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो पहले हम पी की यानी कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो निकालेंगे, ठीक है। और सिंपल उसी तरीके से निकालेंगे जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन करते हैं। स्टार्टिंग में जो रेट कांस्टेंट निकालते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेम वैसा का वैसा ही डेरिवेशन होगा, जैसे कि रिएक्टेंट, ठीक है, माइनस इस तरीके से लिखते हैं, उसमें क्या लिखते हैं हम K1 और P प्लस K2 R, ठीक है। भाई जैसे हम स्टार्टिंग में याद करो कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर का जो आपने डेरिवेशन किया होगा, ठीक है, उसमें एक ही रेट कांस्टेंट है। अगर आप इसको भूल जाओ तो माइनस प्रोडक्ट जो है वो सॉरी पी जो है वो रिएक्टेंट है, ठीक है। तो उसकी रेट आप कैसे लिखते थे, वो किस पर डिपेंड करती है, रिएक्टेंट पे। तो सेम इसी तरीके से ये जो अगर आप इसको भूल जाओगे तो ये एक रिएक्शन इसी के लिए तो हो गया, ठीक है, माइनस डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू के वन बाई इंटू पी, ठीक है। और अगर ये इक्वेशन और जुड़ गई है तो इसको भी और जोड़ दो, ठीक है, ये होगी। तो यहाँ से ये हो जाएगा लगभग K1 प्लस K2 और K1 प्लस K2 P, और यहाँ पर भी P ही रहेगा क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो P है। ये हो गया। उसके बाद माइनस डी पी बाई पी इक्वल्स टू K1 प्लस K2 T, ये यहाँ चला जाएगा और यहाँ ये चला जाएगा। मैं बहुत फास्ट फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ ये लाने का फास्ट तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल डेरिवेशन नहीं पढ़ा रहा, वो हम चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी तक मैंने अपने चैनल पे तो वीडियो अपलोड किया नहीं है केमिकल काइनेटिक्स, लेकिन जल्द ही करूँगा। लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स तो आपको ये डेरिवेशन आता होगा, ठीक है। तो अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन लूँ अब, ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू आएगी ln, ठीक है, ln p, p नॉट से p तक इक्वल्स टू K1 प्लस K2 T, ठीक है। और ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी लगभग ln फाइनल माइनस इनिशियल, आगे माइनस है, तो ये हो जाएगा P नॉट बाई P इक्वल्स टू K1 प्लस K2 इंटू T, ठीक है। एंड ये जो आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ P नॉट बाय P को मैं ये ln इस तरफ चला जाएगा तो e की पावर में हो जाएगा K1 प्लस K2 इंटू टी। लेकिन और अगर मैं इसको P नॉट इक्वल्स टू P e की पावर K1 प्लस K2 टी, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। लेकिन मुझे ये P इक्वल्स में चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा P नॉट अपॉन e की पावर K1 प्लस K2 टी और P, और यहाँ से हमें P नॉट e की पावर माइनस K1 प्लस K2 टी इक्वल्स टू P, ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी। मुझे ये P की ज़रूरत थी, क्यों? क्योंकि हमसे पूछा क्या है, हमसे R की कंसंट्रेशन पूछी है, ठीक है। तो यहाँ से R की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस सॉरी प्लस, प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव होगा, माइनस डी टी इक्वल्स टू K2 P। यहाँ से हम K2 P हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो है P नॉट e की पावर माइनस K1 प्लस K2 T, ठीक है, सिंपल। अब एक सेकंड में डस्टर कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। ये जो इसको थोड़ा अच्छे से मैं लिखता हूँ, ये मिटा देता हूँ, ठीक है। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी, यहाँ करता हूँ मैं डी आर की बाय डी टी, जो वैल्यू है वो है K2 P, ठीक है। तो यानी कि डी आर बाई डी टी जो होगा वो आएगी K2 P नॉट e की पावर माइनस K1 प्लस K2 T, ठीक है। ये P की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी है। अब सिंपल क्या किया था हमने, ये इक्वेशन पुट करके अगेन वापस इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है। अब मैं अगर इसका इंटीग्रेशन लूँगा
तो K2 और P0 तो कांस्टेंट है जो बाहर आ जाएंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा e⁻−k1 प्लस k2 t अपॉन -k1 प्लस k2, ठीक है। टी के रिस्पेक्ट में है तो टी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि टी का इंटीग्रेशन हमें जो होगा वो क्या मिलेगा, 1। तो यहाँ से हमें ये वैल्यू मिलेगी एंड 0 से टी हम लिमिट्स पुट कर देंगे, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो K2 P0। क्या मैं इस -k1 K2 को बाहर ले लूँ, ये मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। और पावर में मुझे मिला -k1 प्लस k2 t, ठीक है। लिमिट्स हम पुट कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो यही आएगी, ठीक है। सॉरी, हाँ, लिमिट्स अगर मैं यहाँ पर इसमें पुट करूँ 0 से लेकर t तक, तो जो वैल्यू आएगी वो P0 अपॉन -k1 प्लस k2 e⁻−k1 प्लस k2 t माइनस e⁻−0, ठीक है। और e⁻−0 जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये माइनस को आगे ख़त्म करने के लिए, सॉरी, हाँ, ये इस तरीके से, तो इस माइनस को अगर मैं अंदर ले लूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी आर की, ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट करने के बाद ही हमें मिला है, ठीक है। तो ये आर ही निकाला है हमने, ठीक है, ये आर ही निकाला है, ये आर ही निकाला है डिफ्रेंशिएट करने के बाद। तो आर जो मुझे मिला है वो मिला है K2 P0 अपॉन K1 प्लस K2 1 माइनस e⁻−k1 प्लस k2 t, ठीक है। ये इक्वेशन जो अभी हमने निकाली थी वो आ गई। अब सिंपल करना कुछ नहीं है, इसी इक्वेशन में हमें जो गिवन वैल्यूज हैं वो पुट करनी है, ठीक है। तो ज़रा मैं वो पुट करके एक बार दिखाता हूँ। अब ठीक है, तो हमारे पास जो आर का फॉर्मूला आया था वो आया था K2 P0 अपॉन K1 प्लस K2 1 माइनस e⁻−k1 प्लस k2 इंटू टी, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब हमें गिवन वैल्यूज जो है वो पुट करनी है, तो हमें वैल्यूज क्या क्या दे रखी है। तो हमें इनिशियल कंसंट्रेशन तो K2 की वैल्यू हमें दे रखी है 15 इंटू 10⁻², और इनिशियल कंसंट्रेशन हमें दे रखी है 4 मोल्स लीटर इनवर्स, और K1 प्लस K2 दे रखा है 5 इंटू 10⁻² प्लस 15 इंटू 10⁻², ठीक है। और यहाँ से 1 e⁻- K1 प्लस K2 यानी कि 5 इंटू 10⁻² प्लस 15 इंटू 10⁻² इंटू टाइम, जो हमें 10 मिनट बाद कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, टी की वैल्यू जो होगी वो 10 पुट कर देंगे। तो यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15 इंटू 4 इंटू 10⁻² अपॉन 20 इंटू 10⁻² ब्रैकेट 1 माइनस e⁻20 इंटू 10⁻² इंटू 10, ठीक है। अगेन 4 5 जा 5 3 जा, ये और ये गए कैंसिल आउट, यानी कि 3 इंटू 1 माइनस e⁻, तो यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3 इंटू 1 की पावर e की पावर, ये 0.1 हो जाएगा, सॉरी, हाँ, 10⁻⁻1 -1 और 2 यानी e⁻², ठीक है। और
ये हो गया। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो 2.50 समथिंग आएगी। ठीक है, कैलकुलेटर से हम कर सकते हैं, e⁻², कैलकुलेट करो उसमें से 1, यानी पूरा कैलकुलेटर यूज़ कर लो यार, सिंपल। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आया हुआ है बायोमोलिकुलर गैस फेज रिएक्शन। ठीक है, बायोमोलिकुलर फॉर अ बायोमोलिकुलर गैस फेज रिएक्शन P + Q गिव्स R। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है ये भी। फॉर अ बायोमोलिकुलर गैस फेज रिएक्शन P + Q gives R, the pre-exponential factor is, जो pre-exponential factor है वो है 1 × 10⁻13 डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये है। उसके बाद स्टैंडर्ड एंट्रोपी हमसे पूछी हुई है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी हमसे पूछी हुई है। तो अब ये निकालना है और हमें कुछ कांस्टेंट्स वैल्यूज दे रखी है, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशंस, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट और गैस कांस्टेंट, ये वैल्यूज हमें ऑलरेडी दे रखी है। तो सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है कौन से टॉपिक से आया हुआ है, तो ये जो आया हुआ है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी से आया हुआ है या फिर ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से पूछा हुआ है। ठीक है, तो उसमें जो हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकालते हैं आर्हेनियस इक्वेशन के कंपैरिजन में, तो वो किसके बराबर आता है। ठीक है, तो वो लगभग आता है kBT/h e⁻1 - डेल्टा Ng प्लस डेल्टा S/R। ठीक है, अब ये मत बोलना कि इसका भी डेरिवेशन बताओ, ये इसका डेरिवेशन काफ़ी लंबा चौड़ा है। ठीक है, अपने आप में एक पूरा टॉपिक हो जाएगा अगर यहाँ में डेरिवेशन बताने लग जाऊँगा। तो आप अपने नोट्स वगैरह खोलो, उसमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी आपने ज़रूर पढ़ा होगा, या फिर स्टेट ट्रांजिशन थ्योरी जो भी पढ़ा हो, ठीक है, जिस भी नाम से पढ़ी हो, उसमें जो आपने प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर को कंपेयर किया होगा अरेनियस इक्वेशन से। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से निकल कर आती है। हमें इस वैल्यू को, मतलब इस इक्वेशन में जो गिवन वैल्यूज है उनको पुट करना था और सॉल्व करना था। तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर हमें दे रखा है 1 × 10⁻13। ठीक है, वो इक्वल है kBT। तो यानी kB की वैल्यू हमें दे रखी है 1.38 × 10⁻23 और स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेना है यानी कि 298 केल्विन लेना है। प्लैंक कांस्टेंट हम जानते हैं 6.62 × 10⁻34 और नहीं जानते तो दिया हुआ है। उसके बाद e⁻1 माइनस, अब डेल्टा Ng क्या होगा, डेल्टा Ng बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन हमें दी भी हुई है P + Q gives R, तो यानी कि 1 - 2 यानी कि -1। ठीक है, तो ये हो जाएगी -1 प्लस डेल्टा S/R। तो उसे हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻13। हमें डेल्टा S निकालना है। ठीक है, तो पहले मैं इसको सिंप्लीफिकेशन में कर देता हूँ ताकि सिर्फ हमें कैलकुलेटर का ही काम रहे। ठीक है, 1.38 × 10⁻23 298 केल्विन और यहाँ बचेगा e, ये माइनस माइनस प्लस e⁻2। ठीक है, प्लस है तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन में डालकर इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, एक ही बात है। उसके बाद इसको भी मैं यहाँ नीचे लेकर आ सकता हूँ, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 × 10⁻13 × 6.62 × 10⁻34 अपॉन 1.38 × 10⁻23 298 केल्विन और e⁻2। ठीक है, ये लगभग 0.30 ऐसा कुछ होता है। ठीक है, 0.301 ही होगा और ये इक्वल्स टू e⁻डेल्टा S 8.314। ठीक है, उसके बाद ये जो वैल्यू है इसको कैलकुलेट करो। सपोज जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, अब क्या वैल्यू आ रही है मैं एक बार बताता हूँ आपको। ये वैल्यू अब कैलकुलेट करने के बाद लगभग आएगी 0.2
0.2189 समथिंग ये वैल्यू आ रही होगी, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं 0.1289 इक्वल्स टू ए की पावर डेल्टा एस बार 8.314। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से नहीं लिख सकते क्या, इस ई को अगर मैं यहाँ लेकर जाऊँगा तो ln 0.1289 इक्वल्स टू डेल्टा एस बाय 8.314, और इस 8.314 को भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में ले आएंगे इक्वल्स टू डेल्टा एस। ठीक है, इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, जो कि लगभग आएगा -12.66। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा सा सवाल था। सिर्फ आपको एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स थ्योरी में जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है वो किसके बराबर होता है ये पता होना चाहिए था। ठीक है, और अगर नहीं पता तो डेरिवेशन आना चाहिए था, लेकिन इसका डेरिवेशन काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तभी देख लेंगे। फिलहाल इतना ही।